और बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। अजय जी के साथ तो मेरा पहला परिचय रिवालसर के एक सेमिनार में हुआ था, तो उसके बाद दूसरे दफ़ा मिलना हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जैसे सब लोगों ने तो बार बार कहा ही है, तो मैं भी अपने तरफ से जिला प्रशासन डीजी साहिबा का, डीपीआरओ मैडम का और टूरिज़्म डिपार्टमेंट का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ा ये आयोजन यहाँ किया है। और संभवतः किन्नौर में इस तरह का ये पहला आयोजन है। इससे पहले का भी मैंने ऐसा देखा नहीं है, ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ हो। अभी पिछले वर्ष शायद एक छोटा सा कार्यक्रम डीसी ऑफिस में हुआ था, डीपीआरओ साहब थे उस टाइम, शर्मा जी, तब किया था। एक छोटा सा कवियों का एक सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। और आज मेरे लिए तो खास इसलिए भी इस कार्यक्रम की विशेषता है कि हमारे बीच में आदरणीय दीपक सानंद जी हैं और डीडी शर्मा जी हैं और मेरे बड़े भाई शरफ नेगी जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। डी और सानंद जी को स्मरण होगा शायद, इनके उपायुक्त पद पर रहते हुए यहाँ पर 1992 में किन्नौर महाबोधि सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पर, काल चक्र का अभिषेक, जो परम पावन जी को यहाँ इनवाइट किया। लगभग 8-10 दिन तक यहाँ कार्यक्रम चला। तो किन्नौर महाबोधि सोसाइटी का मैं तो फाउंडर मेंबर भी रहा और आज तो मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ इसका। तो तब से लेकर के लगातार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में बौद्ध परंपरा के विकास की दृष्टि से सानंद साहब के सहयोग से जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, वो शायद एक बीज का काम कर गया, एक फाउंडेशन का काम कर गया यहाँ पर। उसके बाद बहुत परिवर्तन आया यहाँ। ये सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं ये। और शर्मा जी तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे बहुत कम समय, और किन्नौर का जहाँ तक मेरा पिछले 40 सालों का अनुभव है, एक सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा होने के कारण लगभग 14 साल तक ठाकुर सेन नेगी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहा मैं। तो उस दौर में भी प्रशासन के साथ बहुत तालमेल के साथ काम करने का मौका मिला, बैठकों में और कोई सारे कार्यक्रमों के अंदर। तो ये दुर्भाग्य है कि किन्नौर में जो योग्य प्रशासनिक अधिकारी आते हैं उनका जो है तो बहुत जल्दी स्थानांतरण हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा एक किन्नौर का दुर्भाग्य कह सकते हैं। सानंद साहब का भी ऐसे हुआ, शर्मा जी का, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स आए। और मैडम के लिए तो हम सारे देवी देवताओं से हम पूजा पाठ करवाएंगे कि कोई हिमाचल सरकार इतनी जल्दी ऐसा निर्णय ना ले, ताकि दोबारा भी ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर हमारे को करने का मौका मिले। तो इन शब्दों के साथ एक और मैं संक्षेप में, अगर आप की इजाज़त हो, कल यहाँ, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए बातें शायद, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे किन्नौर के जो हमारे नए नए जो युवा जो कलाकार जो साहित्यकार हैं या कवि हैं, एक पुराना और पौराणिक कथा जो यूनाडंडुप और लैचिक सरजोम का है, इसका जो उच्चारण है उसमें बहुत बड़ी गलती हो रही है। कल मैं अपने प्रोफेसर विद्यासागर नेगी जी से भी चर्चा कर रहा था, ये जो लैचिक सरजोम है ये कितना शुद्ध नाम है, लेकिन ये आप ये समाचार पत्रों में या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर, शायद हमीरपुर वगैरह में, पटियाला वगैरह में इसका कोई नाटक के रूप में कोई मंचन भी होता है। बेसिकली ये पंगी गांव से संबंधित कथा है। और आज भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो पंगी में जो शर राजा हुए, शर राजा के वो जो पुत्र थे यूनाडंडुप, जिनका एक हिंदी में अनुवाद करें तो कुमार सिद्धार्थ, और उनकी जो बहन थी लैचिक सरजोम, यानी ऐश्वर्य स्वर्णमुखी कह सकते हैं आप हिंदी में, लैचिक सरजोम। अब यहाँ क्या लिखा जा रहा है, यूनाडंडुप तो लिख दिया, चलो लाटी शरजंग। ये जो लाटी शरजंग शब्द है बहुत गलत है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो है किन्नौर की जो अपनी जो पुरानी जो अपनी लोक भाषा है, या जो नाम वगैरह जो कुछ भी है, जो जिसमें बहुत सारी इतिहास का जो एक वो जुड़ा हुआ है इतिहास, तो उस पर बहुत तटस्थता के साथ, बहुत
बड़े क्लियरिटी के साथ इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत गलत उच्चारण हो रहा है इन चीज़ों का। मैंने डॉक्टर करम सिंह जी से भी इस बारे में शिकायत की थी जब वो एकेडमी के सेक्रेटरी थे। मैंने कहा आपको पंगी में वो स्तूप दिखाऊंगा जहाँ वो युनाडंडुप जी ने राक्षसी को मार करके, वो स्तूप आज भी है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में। ऐसी चीज़ें, इतिहास की बातें, ये सारी बातें आना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा कल बात आई थी बीच में, तो बाहर के जो हमारे विद्वान हैं, तो जो प्रचलन में जो भाषा है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो हमारे को थोड़ा सा, जब ये चीज़ हमारे को पता है तो हमारे को ये सामने रखना चाहिए। बाकी ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि इसमें मैंने कहीं गलत तो नहीं कहा है। तो बाकी मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं एक छोटी सी कविता है। तो हम आज़ादी के अमृत काल में, आज़ादी के अमृत काल का ये संध्या वेला है। 2022 में शायद 75वां साल आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो पूरे देश में मनाया, और आज भी मना रहे हैं। अभी भी ये कार्यक्रम चल ही रहा है काफ़ी जगहों पर। तो वैसे तो ये 2022 की बात, 15 अगस्त 2023 को तो ये समापन होना चाहिए था इसका। एक साल तक इसका कार्यक्रम हुआ, ठीक है। तो गत वर्ष मैंने एक ऐसी कविता बैठे बैठे घर में, मैं थोड़ा फ्री था तो लिख दिया। उसमें अभिनंदन आज़ादी के अमृत महोत्सव का। गगन पूछता है कौन आया, गगन पूछता है कौन आया, शैल शिखर पूछते हैं कौन आया, धरती पूछती है कौन आया, स्वागत में किसके शीश नवाया, आन बान शान से आज आज़ादी का अमृत महोत्सव आया। आरती उतारी विद्वानों ने, आरती उतारी माँ बहनों ने, आरती उतारी मजदूरों ने, आरती उतारी जवानों ने, लहलहाते खेत खलिहानों में आरती उतारी किसानों ने। आज़ादी के पावन परिवेश में आज हर गुलो गुलशन अपना है, अंतरिक्ष तक उड़ान भरने को आज नील गगन भी अपना है। प्रतिज्ञा ले लो देशवासियों, आज लोकतंत्र सुरक्षित रखना है। पूरब पश्चिम के ललकारों से, हम बंदूक और जिहादी तलवारों से, राष्ट्र अखंडता की अपील आज मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों से। देश को बचाना होगा भ्रष्ट अराजक गद्दारों से। देश की अमिट आन पर, गौरवशाली इतिहास वेद पुराण पर, राष्ट्र को आज नाज है लहराता तिरंगा निशान पर। वक्त पड़े तो मिटना होगा निज राष्ट्र भारत महान पर। अटल विशाल हिमालय से, नील गरजते सागर से, गंगा यमुना की लहरों से, पाताल धरती और अंबर से, जयघोष करता बलिदान का पर्व आया, आज़ादी का अमृत महोत्सव आया। तो ये एक आज़ादी के सिलसिले में तो आपके सामने रखा। तो बाकी अजय जी जैसा आदेश करेंगे। तो इस कविताएं तो 3-4 और हैं, तो अगले राउंड में अगर सर नेक्स्ट राउंड बन जाए तो उसमें अच्छा फिर से करेंगे। और धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी कविता सुनाई आपने, और वो उच्चारण को लेकर निश्चित रूप से, जबकि बहुत बड़े स्टेचर के संस्कृति कर्मी कुछ गलत उच्चारण करें तो थोड़ा अखरता तो है, बुरा लगता है। तो मैं तो पहले पूछ लेता हूँ कि ये उच्चारण ठीक है क्या, कहीं भी जान जाता हूँ तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते। हम उनको पर्सनली कह सकते हैं कि ये आप उच्चारण उसी टाइम पे, उस इवेंट के बाद, उस लेक्चर के बाद ही हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये उच्चारण ऐसा है करके। तो वही वो हमारी ड्यूटी बनती है। और खैर बाद में भी अलग ढंग से जाएगी, उन तक बात पहुंचेगी, तो उसका खास असर नहीं होने वाला। ऑन द स्पॉट उनको अगर बता दिया जाए कि ये उच्चारण इस तरह से है, तो वो उस तरह से एक्सेप्टेंस शायद बन जाती है। लेकिन वो ठीक है, पॉइंट आपने ठीक उठाया। हमारे यहाँ लाहौल में भी प्रचलित है ये कथा, और आपने अच्छी जानकारी दी। वो मैं तिब्बत की कथा सोचता था उसको, लाची सरजम और जो भी हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाह रहा था कि मैं ये बात ना कहूँ जो इन्होंने कह दिया है, मगर मजबूर हुआ जब इन्होंने फिर कहा
कि भाई ये किन्नौर की है। ये जो कथा जो है ये पुराने जो शुरू के जो लेखक लोग थे उन लोगों ने पंगी के साथ जुड़ा है। कथा जो पंगी के साथ जुड़ गई है तो उस तरह से है। ये कोई पंगी का नहीं है, ये एक नॉवल है, बाकायदा टिबेटन नॉवल है। मेरे पास है हाँ, नॉवल है। और उसके जो है वो कहानियाँ प्रचलित हुई है। जैसे जो है एक डीमेत कुंदन का नमथर होता है, ढोआ संगो का नमथर होता है। वो जो कहानियाँ यहाँ पे प्रचलित हुई है तो इसके साथ जुड़ गया है, पंगी के साथ जुड़ गया है। पंगी में जिस स्तूप की बात कर रहे हैं, स्तूप कब आया है पंगी में? स्तूप तब आया जब यहाँ बुद्धिज्म का प्रवेश हुआ है। और बुद्धिज्म का प्रवेश कब होता है? बुद्धिज्म का प्रवेश होता है कि 11वीं शताब्दी के शुरुआत में, जब जो है महानुवादक रतन बदर, जब गुगे जब किंगडम बना और महानुवादक रतन बदर को जब इस पूरा हिमालय जो नारी कोरसुम कहा जाता है, लद्दाख से लेकर के न लद्दाख, पुरंग और जो गुगे, इसको पूरा नारी कहा जाता है, नारी कोरसुम। इस नारी कोरसुम में जब उनको जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो ये कहा, तब जाकर के इन एरियाओं में पहली बार जो है बुद्धिज्म आ रहा होता है। जो बुद्धिज्म जो है जो तिब्बत से लौट करके आ रहा था, उस बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। और उसी समय इन एरियाओं में पहली बार जो है बौद्ध विहारों की स्थापना हुई है। और उसी बौद्ध विहारों के साथ साथ ये स्तूप भी बने हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कहानियाँ जो प्रचलित हुई, जो लामा लोग जो आए हैं, उन लोगों ने वहाँ की जो कथाएं हैं, जो नमथर कहते हैं उसको जो है, वो सब चीज़ें इस एरिया में लाया और लोगों में प्रचारित किया। अब ये जो चीज़ें, जैसे वहाँ पहले किसने वहाँ बौद्ध विहार बनाया, लोगों को मालूम नहीं था। किसने स्तूप बनाया, ये मालूम नहीं था। इवन मेरे गांव में जो है आसरंग में, जो तोक्तो में जो गांव है जिसके आपने वो कहा, उसके बारे में भी लोगों को पता नहीं था। लोगों को हम पूछते थे कि भाई कब किसने बनाया, तो लोग सीधा कहते थे इसका कोई शिनाख्त नहीं। जबकि गांव कब बसा है, कौन बसा है गांव में, इसकी शिनाख्त है, सब लोग बोलते हैं। मगर जब बौद्ध विहार की बात आती तो शिनाख्त नहीं है। जब बाद में जब ये टीम आई, एक यहाँ महाबोधि सीमांत बौद्ध महासभा की टीम आई, और जब उस टीम में जो प्रोफेसर सेम्पाजी जैसे आए, तब उन्होंने जिक्र किया, वहां जाके देखा भाई ये तो जो है लोचा रिंझन जांगपो का है, महानुवाद रतन बदर का है। और तब जाकर के हम लोगों को बोध हुआ कि ये जो 1000 साल पुराना है। उसी तरह से यहाँ भी जो बौद्ध विहार है पांगी में भी लोतारे मुछे का बौद्ध विहार है। और उसी के साथ जो पहली बार उसी के साथ वो स्तूप बना है। तो ये कहानियां जो प्रचलित हुई है, लोगों ने उसके साथ पांगी के साथ जोड़ दिया, क्योंकि उससे पहले पता नहीं पांगी में वो स्तूप किसका है, तो वो कहानी जुड़ गई और उसके साथ ये जोड़ दिया। तो इसलिए मेरी विनम्र निवेदन है कि ये जो गड़बड़ियां हैं, इसको पहले ठीक से समझ लिया जाए। और बाकायदा मेरे पास उसकी कॉपी है, उसकी जो है वो नॉवल है, वो मेरे पास है, उसके वो टिबेटन में है, वो मेरे पास है। धन्यवाद दिनेश। थैंक यू सर, थैंक यू इस महत्वपूर्ण इंसाइट के लिए। और मुझे भी जो जानकारी थी वही थी कि ये तिब्बत की रचना है और बहुत फेमस रचना है, बहुत बड़ा फोकलोर है ये तिब्बत का। लाहौल में भी प्रचलित है ये कथा। हाँ हाँ, नहीं इस पर हाँ होना चाहिए। इस जी जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए हाँ, इसके लिए सेमिनार होना चाहिए सर, सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ जी हाँ जी, एक बच्चा है बस। हाँ, अगर मैं पॉइंट हूँ तो मैं भी कर दूंगा। फिर 2 बच्चे। तो बिल्कुल जी, भगत सिंह किन्नर जी, सेमिनार होना चाहिए। सेमिनार में